कुछ शहर सिर्फ हिस्ट्री में लिखे जाते हैं और कुछ शहर खुद हिस्ट्री बन जाते हैं। अगर रोम को कहते हैं इटर्नल सिटी ऑफ द वेस्ट, तो पटना यानी पुराना पाटलिपुत्र है इमोर्टल सिटी ऑफ द ईस्ट। एक शहर जो पैदा हुआ जंग के बीच, जहां अजातशत्रु ने बनाया दुर्ग, अशोक ने फैलाया शांति का पैगाम, मुगल शहजादों ने देखा एक नई दिल्ली का सपना और ब्रिटिशर ने यहाँ से अपना राज बसाया। 3000 सालों में यह शहर ने देखा फ्लड्स, फायर, इन्वेजन, धोखा, फिर भी ये खड़ा रहा, बेचैन नहीं हुआ। निन्वे, अलेक्जेंड्रिया, पॉम्पी और कई पुराने शहर खंडर बन गए, लेकिन पटना आज भी बिल्कुल जिंदा और रोशन है। ये नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान शासकों की राजधानी रहा। यहीं से अशोक ने अपना रॉक एडिक्ट जारी किया, जो अफगानिस्तान से श्रीलंका तक धर्म का संदेश ले गया। पटना ने समय के साथ शिशुनागा, मौर्य, गुप्ता, पाल, मुगल और ब्रिटिश शासकों का उत्थान और पतन देखा। 1608 में अब्दुल लतीफ ने पटना को देखा और उसे अपना शहर के बराबर खूबसूरत और सभ्यता से भरपूर पाया। 1787 में पर्शिया से आए मुल्ला अहमद अल भाबहानी पटना की शिक्षा और संस्कृति देख इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे कहा जन्नतुल हिंद, यानी इंडिया का स्वर्ग। यह है पटना की कहानी, एक कहानी ताकत की, शान की और जिंदा रहने की। चैप्टर 1, बर्थ ऑफ अ कैपिटल। शुरुआत होती है 6th सेंचुरी BC में। मगध की शक्ति बढ़ रही थी, पर सामने खतरा था वैशाली के लिच्छावियों का। और तब राजा अजातशत्रु ने गंगा सोन के संगम पर एक रण छावनी बसाई, पाटलिका। उसका बेटा उदयन और आगे सोचा। उसने राजगीर छोड़कर अपनी राजधानी यहाँ शिफ्ट की और उसे दिया एक नया रूप, पाटलिपुत्र। सोचो, एक शहर जो नदियों से घिरा हुआ, जो सुरक्षा भी देता और व्यापार का रास्ता भी। फिर आया समय चंद्रगुप्त मौर्य का 321 BC में और पाटलिपुत्रा बन गया पहला इंडियन एम्पायर का कैपिटल, अफगानिस्तान से बंगाल तक फैला हुआ राज्य। और फिर 303 BC में यहाँ आया ग्रीक एनवी मेगास्थेनेस। उसने लिखा, यह शहर सुसा और इकबाताना से भी ज्यादा भव्य है। इसके गार्डन्स अंत नहीं होते और महल देवताओं के जैसे लगता है। शहर में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड्स थे, 30 ऑफिसर्स जो पूरे सिटी को चलाते थे। पॉपुलेशन हजारों में नहीं, लाखों में थी। यह था भारत का पहला असली मेट्रोपोलिस। पाटलिपुत्र का पहले ऑथेंटिक जिक्र अशोक के गिरनार एडिक्ट और सारनाथ पिलर एडिक्ट में मिलता है। राजगीर पहले मगध की राजधानी थी, जो गंगा के साउथ में आज के सेंट्रल बिहार के पास था। लिच्छावी के अटैक से बचने के लिए अजातशत्रु ने गंगा के उस पार एक मजबूत फोर्टिफिकेशन बनाया, जो बाद में पाटलिग्राम या कुसुमपुर के नाम से जाना गया। यह जगह अपने बगीचों और खुशबूदार फूलों के लिए मशहूर थी और 19th सेंचुरी तक पटना की पहचान बनी रही। बाद में उसके बेटे उदयन ने राजधानी को यहाँ शिफ्ट किया और ये पाटलिपुत्र के रूप में मशहूर हुआ। चैप्टर 2, अशोक्स गोल्डन एज। और फिर आया अशोक, भारत का सबसे महान सम्राट। 272 से 232 BC तक उनका राज था और सेंटर था पाटलिपुत्र। यहाँ से अशोक ने रॉक एडिक्ट भेजे, कांधार से कलिंगा तक, अफगानिस्तान से बंगाल तक, और यहाँ से उन्होंने दुनिया को दिया धर्म का पैगाम। उनके बेटे महिंदा और बेटी संघमित्रा यहाँ के घाट से श्रीलंका के लिए निकले और ले गए बोधि ट्री का पौधा। सोचो, जो शहर कभी युद्ध की नीतियां बनाता था, वहीं से दुनिया को शांति और करुणा का मैसेज गया। यहाँ रहा चाणक्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखा और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। और उस समय का पैलेस मेगास्थेनेस कहता है, यह महल इतना भव्य था कि लगता है इंसान नहीं, देवता ने बनाया है। पाटलिपुत्र सिर्फ एक राजधानी नहीं, एक सिविलाइजेशनल आइडिया था। चैप्टर 3, डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस। पर समय किसी को नहीं छोड़ता। मौर्य के बाद आई शुंगास, कनवास और धीरे धीरे शहर का ग्लोब कम हो गया। फिर 4th सेंचुरी में गुप्ता सम्राट समुद्रगुप्ता ने इसे रिवाइव किया। यही हुआ अश्वमेध यज्ञ और कालिदास जैसे महान कवि ने
विक्रमादित्य के कोर्ट को रोशन किया। 399 सी में चाइनीज मोंग फहीन यहाँ आया और देखा कि अशोक का महल अभी भी खड़ा है और लिखा है ये जगह अभी भी दिव्य है। लेकिन 5th सेंचुरी के बाद आए हुन और उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब 630 CE में आए ह्युन त्सेंग आया तो बस खंडर और सिर्फ 1000 लोग बचे थे। एक समय का भारत का सबसे पावरफुल कैपिटल अब सिर्फ याद बन गया था। चैप्टर 4 मेडिवल रीबर्थ। हजारों साल तक पटना एक छोटी सी बस्ती बन के रह गया, पर यह कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पाला डायनेस्टी ने 200 साल तक रूल किया। 9 से 11 सेंचुरी तक पटना एक छोटा सा कमर्शियल रिवर ट्रेड सेंटर था। मुस्लिम गवर्नर्स ने बिहार को अपना हेडक्वार्टर बनाया और यहाँ कई दरगाह और मजार बने। तब पाटलिपुत्र सिर्फ एक छोटा टाउन था जो बिहार पर डिपेंडेंट था। फिर भी पटना को पूरी तरह नहीं भुलाया गया। 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर बिहार और बंगाल का शासक बनकर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। वही शेरशाह को पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना देने का क्रेडिट दिया जाता है। पटन या पतन शब्द का मतलब होता है एक रिवर पोर्ट और पटना भी एक रिवराइन पोर्ट था। शेरशाह ने इसे मजबूत करके एक नया शानदार शहर का रूप में बसाया। उसने बनवाया पूर्व दरवाजा, पश्चिम दरवाजा और 5 लाख खर्च करके मजबूत दीवारें खड़ी की। शेरशाह ने पटना के पुराने किला को बहुत हद तक रिस्टोर किया, लेकिन आज सिर्फ एक रैम्पर्ट पर जलंध हाउस बचा है। मॉडर्न बिहार की शुरुआत भी शेरशाह के समय से ही हुई। उसके पहले साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार का कोई कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ मगध था। उसने गंगा के दोनों तरफ के इलाकों को मिलाकर एक बड़ा प्रोविंस बनाया। यही बाद में अकबर के समय सूबा बिहार का बेस बना। 1574 में अकबर ने पटना जीता और बिहार को एक इंडिपेंडेंट सूबा बनाया। उसका गवर्नर बंगाल से अलग रखा। एक बार फिर से शहर में आवाज थी, मजदूरों की, व्यापारियों की और नए सपनों। चैप्टर 5 पोटेशियम नाइट्रेट से ओपियम तक, पटना का व्यापारिक सफर। पटना का सोने का युग तब वापस आया जब मुगल ने पठान से कंट्रोल लिया और गंगा और सोन के संगम के पास होने की वजह से ये शहर जल्दी ही एक बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए। इंग्लिश और डच ट्रेडर्स यहीं से सिल्क, कॉटन, शुगर और ओपियम का ट्रेड करते थे। 7वीं सेंचुरी तक पटना पोटेशियम नाइट्रेट का एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा मार्केट बन गया, जो गन पाउडर बनाने के लिए यूरोपियन ट्रेडर्स की सबसे बड़ी डिमांड थी। पटना हिमालयन मेडिकल हर्ब्स का भी एम्पोरियम था और आर्मीनियन ट्रेडर्स यहाँ से अपना नेटवर्क और आगे ले। फिर पोर्टुगीज, डच और फ्रेंच आए, पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 में पटना के गुलजार बाग में पहला पोटेशियम नाइट्रेट की फैक्ट्री बनाई। डिमांड के साथ डच ने पटना से ओपियम इंडोनेशिया भेजना शुरू किया और आखिर में ओपियम का एक्सपोर्ट पोटेशियम नाइट्रेट से भी ज्यादा हो गया। चैप्टर 6 मुगलपुरा से गुलजार बाग तक, अजीमाबाद की कहानी। फ्रॉम मुगलपुरा टू गुलजार बाग, द स्टोरी ऑफ अजीमाबाद। 1704 में औरंगजेब के पोते प्रिंस अजीमुल शान ने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा। उसका सपना था कि पटना को एक नया दिल्ली बनाया जाए, कला और शायरी का एक नया मरकज। शहर को नए क्वार्टर्स में बांटा गया, जैसे मोगलपुरा, लोधी कटरा और दीवान मोहल्ला। यहाँ तक कि पटना के कई इलाकों के नाम वहाँ के लोगों के पेशे और कहानियों पर रखे गए। 1754 तक यहाँ के सिक्के और पोस्टल स्टैम्प्स पर अजीमाबाद लिखा जाता था। छज्जू शाह के बाग के आम और फल नवाबों को भेजे जाते और मुरादपुर जैसे बाजार नए किस्से लिखते गए। पर अजीमुल शान अपने सपने को पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसे वापस दिल्ली बुलाया गया। चैप्टर 7 बैटल ऑफ प्लासी से गुरहट्टा मैसेकर तक। औरंगजेब के बाद पटना के लिए 100 साल काफी उथल पुथल भरे रहे। 1732 में नवाब ऑफ बंगाल ने अलवर्दी खान को बिहार का गवर्नर बनाया, जहां उसने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाते हुए बंगाल को भी अपने कब्जे में ले लिया। पर जब उसने कैपिटल को मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया, पटना अपना पुराना महत्व खो बैठा। फिर आया सिराजुद्दौला, पर बैटल ऑफ प्लासी में वो हरा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन उसका अंग्रेजों से टकराव हुआ। 3 बार हारने के बाद गुस्से में उसने कुछ इंग्लिश प्रिजनर्स को मारने का आदेश दिया, जो पटना के इतिहास पर एक काला धब्बा बन गया। 1763 में गुरहट्टा के पास इंग्लिश सिमेट्री में हुए मैसेकर की कहानी आज भी याद दिलाती है कि कैसे पटना एक राजनीतिक खेल का शिकार बना। यहीं अलगोहर को शाह आलम II के रूप में एम्परर घोषित किया गया। चैप्टर 8 फैक्ट्री से रेजिडेंसी तक, पटना का कॉलोनियल सफर। 18वीं सेंचुरी में दिल्ली का राजनीतिक प्रभाव कम होने लगा और इसका फायदा पटना को मिला। यूरोपियन ने सूरत छोड़ दिया और अपने माल को कलकत्ता लेकर पटना भेजने लगे। यहाँ का बाजार यूरोपियन प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स के लिए मशहूर हो गया।
फ्रेंच ऑफिशियल डुप्लेक्स ने 1734 में पटना में पहला फ्रेंच फैक्ट्री बनाया, पर ब्रिटिश और डच के साथ टकराव बढ़ता गया। ट्रेड में ब्राइबरी और करप्शन इतना था कि नवाबों और यूरोपियन कंपनीज के बीच अक्सर झगड़े होते रहे। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद ब्रिटिश ने अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाकर डच और फ्रेंच का कॉमर्स को धीरे धीरे खत्म कर दिया। 1778 से 1824 के बीच ब्रिटिश ने फ्रेंच और डच की फैक्ट्रीज पर कब्जा कर लिया और पटना का सबसे बड़ा व्यापारिक नियंत्रक बन गया। 1774 में ब्रिटिश ने पटना कमर्शियल रेजिडेंसी बनाई, जो चार्टर एक्ट 1833 तक चली, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर से रूलर बन गई। चैप्टर 9, पटना का बदलता चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी से गोलघर की कहानी। प्लासी और बक्सर की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल सूबा पर अपना दे फैक्टो कंट्रोल जमा लिया। 1765 में दीवानी का ग्रांट मिला और वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के असली हुक्मरान बन गए। रॉबर्ट बाकर की ब्रिगेड पटना में क्वार्टर हुई और उसके नाम पर बाकरगंज या बाकरगंज मंडी बनी। 1766 में गांधी मैदान के पास उसने अपना घर बनाया, लेकिन 1768 तक आर्मी कैंटोनमेंट दानापुर शिफ्ट हो गई। इसी दौरान बार बार आने वाली अकाल के खतरे को देखते हुए गोलघर बनाया गया। एक बीहीव शेप का बड़ा ग्रेनरी 96 फीट ऊंचा और 332 फीट सर्कमफ्रेंस के साथ, पर एक फॉल्टी डिजाइन की वजह से उसका दरवाजा अंदर की तरफ खुलते थे और कभी अपने असली मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सका। गोलघर के अंदर की खोखली स्पेस एक अजीब गूंज पैदा करती और उसकी स्टीप स्पाइरल स्टेयरकेस पर नेपाल के राणा जंग बहादुर ने घोड़े पर चढ़कर ऊपर और नीचे उतरने का करिश्मा किया, जो आज भी एक लेजेंड है। ये गोलघर पटना का सबसे पुराना आइकॉनिक लैंडमार्क है, जो गंगा और शहर का पैनोरामिक व्यू देता है। चैप्टर 10, ड्यूल कंपनी से कंपनी रास्ता। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल प्रेसिडेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करने के लिए एक ड्यूल सिस्टम बनाया। डे टू डे काम इंडियन सबऑर्डिनेट संभालते थे और क्यास्त को वकील बनाकर हैंडसम सैलरी दी जाती थी। ये सिस्टम ज्यादा चल नहीं पाया और 1771 में कंपनी ने सीधा दीवान बनकर बंगाल सूबा का जिम्मा ले लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने रेवेन्यू और जस्टिस सिस्टम में नया रिफॉर्म लाए, पर मुगल स्टाइल का इन्फ्लुएंस अभी भी था। पटना में रेवेन्यू काउंसिल बनी, लेकिन 1781 में इसे अबॉलिश करके विलियम मैक्सवेल को रेवेन्यू चीफ बनाया गया। 1787 तक उसका ऑफिस भी खत्म हो गया और नए ब्रिटिश ऑफिसर्स आए, कलेक्टर्स, सिविल जजेस और मैजिस्ट्रेट्स। कॉर्नवालिस ने बाद में जुडिशियल और रेवेन्यू पावर्स को अलग कर दिया। जज कलेक्टर से हायर रैंक पर होता है और क्रिमिनल जस्टिस भी उसके पास होती। इस वक्त पटना अंग्रेज ऑफिसर्स का हब बन गया। सिविल जज, मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, कमर्शियल रेजिडेंट, ओपीएम एजेंट और बंगाल मिलिट्री पुलिस का कमांडेंट, सब यूरोपियंस। उनके घर और ऑफिस रिवर बैंक के कंपनी बाग एरिया तक फैल गए। गोलघर से मुरादपुर तक सब्जी बाग में कंपनी ऑफिशियल के क्वार्टर्स और ओपीएम एजेंट का घर था, जहां बिशप हेबर भी रुके थे। तब तक डच, डेन्स और फ्रेंच को हटा दिया गया था और पटना पर अंग्रेजों का पूरा कंट्रोल था। चैप्टर 11, अंग्रेजों का हिंदुस्तानी रंग, प्यार, रस्में और शैम्पू की कहानी। सोचो 18 और 19 सेंचुरी के ब्रिटिश में कितने अंग्रेज अपनी जिंदगी के अकेलेपन को भूलने के लिए इंडियन लाइफस्टाइल अपनाते थे। कॉर्नवालिस ने रेशियल इंटरमिक्सिंग को डिस्करेज किया और धीरे धीरे ये रिवाज कम होता गया। पटना के दीन मोहम्मद ने ब्रिटिश को सिर्फ शैम्पू का आइडिया ही नहीं दिया, बल्कि इंग्लैंड में पहली बार इंडियन करी रेस्टोरेंट भी खोला। उन्होंने इंग्लिश आयरिश फैमिली की जेन डेली से शादी की, फिर कॉक में किताब लिखी और लंदन में हिंदुस्तानी कॉफी हाउस स्टार्ट। यही नहीं, ब्रिकटन में ब्रिटिश का पहला ओरिएंटल मसाज पार्लर भी खोला और बन गए शैम्पूइंग सर्जन टू किंग जॉर्ज IV एंड विलियम IV। यहाँ तक कि वर्ड शैम्पू हिंदी के मसाज वर्ड चंपी से ड्राइव किया गया है और शैम्पू वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में इसी टाइम एंटर किया गया। यानी एक जमाने में ब्रिटिश को इंडियन तरीके और स्वाद का ऐसा रंग लगा कि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। चैप्टर 12, कॉलोनियल पटना, ब्रिटिश राज का एक नया चेहरा। पटना एक ऐसी जगह जो कभी सिर्फ बिहार डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश राज का एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन गई। गोलघर स्टूड टॉल एज द साइलेंट विटनेस ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन और बांकीपुर बन रहा था नए शहर का दिल। 1912 तक पटना को प्रोविंशियल कैपिटल बनाया गया और तब से इसका कॉलोनियल कैरेक्टर और भी मजबूत हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट ने यहाँ फैक्ट्रीज और गोडाउन्स के बीच अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया और यूरोपियन ने यहाँ नए बंगलो बनवाए। बांकीपुर मैदान को ब्रिटिश रेस कोर्स
और सोशल गैदरिंग के लिए यूज करते थे और गांधी मैदान काफी मशहूर हो गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए ये जगह एक एंटरटेनमेंट हब थी, पर लोकल्स के लिए कॉलोनियल रूल का एक नया प्रेशर। दानापुर कैंटोनमेंट ब्रिटिश आर्मी का एक मेजर बेस था और पटना दानापुर रोड पे बारिश के मौसम पे घोड़े की सवारी भी मुश्किल होती थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की फैमिली को यहाँ के नए सोशल नॉर्म्स समझने में दिक्कत होती थी। लोनलीनेस और कल्चर गैप दोनों गहरा था। फिर भी उन्होंने क्लब्स बनाए जैसे बांकीपुर क्लब, जहां नो डॉग्स नो इंडियंस का रूल था। 1862 में रेलवेज पटना तक पहुंच गए और गांधी मैदान ब्रिटिश सिविल लाइफ का हब बन गया। पटना मेडिकल कॉलेज और खुदा बख्श लाइब्रेरी जैसे इंस्टीट्यूशंस बने जो आज भी एक कॉलोनियल लेगेसी का हिस्सा है। बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज ने वुमेन एजुकेशन को एक नई शुरुआत दी, पर सब कुछ ब्रिटिश नजरिए के हिसाब से था। ब्रिटिश राज ने पटना को एक नए शहर की तरह डेवलप किया, रोड्स, रेलवेज, बिल्डिंग्स और क्लब्स के साथ। पर इस डेवलपमेंट के पीछे एक छुपी कहानी थी। एक शहर जो अपनी पहचान खो रहा था और एक नया कॉलोनियल पटना उभर रहा था। यह था पटना का वो चैप्टर जहां ब्रिटिश ने अपनी लेगेसी और कंट्रोल दोनों छोड़ा और शहर बन गया एम्पायर का एक नया ज्वेल। कुछ शहर मिट जाते हैं समय के साथ, पर कुछ शहर समय बन जाते हैं। पटना सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत का जीता जागता इतिहास है। एक जगह जहाँ एम्पायर्स बने और बिखरे, जहाँ व्यापार के रास्तों ने राजाओं को जोड़ा और जहाँ हिस्ट्री बार बार लिखी गई। पटना इमॉर्टल सिटी ऑफ द ईस्ट।